कलश स्थापना के साथ आज से नवरात्र के अनुष्ठानों का भी शुभारंभ हो गया है। नवरात्र के पहले दिन भक्तों ने उपवास रखकर कलश स्थापना के बाद मां के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की है और इसी के साथ नवरात्र के 9 दिवसीय व्रतों की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। सुबह से ही मां के जयकारे और घंटा घड़ियाल से मंदिर गूंजते हुए नजर आए। नवरात्र के पहले दिन शहर के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। भक्तों ने मां को मिष्ठान, फल, फूल, नारियल और श्रृंगार सामग्री भेंट की है और जयकारे भी लगाए। नवरात्र के इस अवसर पर मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। मंदिरों में भक्तों की भीड़ को देखते हुए हर सुविधा और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज 1000 वर्षों से माता के दरबार में लोग आते जाते हैं। इनकी महिमा बहुत अपार है। जो लोग मांगते हैं वो मिलता है, जो आग्रह करते हैं वो माता देती है। इस नाते सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर माँ की पूजा करते हैं। जो भी माता का दर्शन करने आता है उनकी सारी मुरादें पूरी होती है। मैनपुर माता सबकी रक्षा करती है। 25 वर्ष से यहाँ आ रहे हैं और माता मैनपुर पटेश्वरी का जो स्थान है, ये यहाँ जो भी व्यक्ति दिल से जो भी मुराद मांगता है निश्चित ही पूरा होता है। आज आए हैं शैलपुत्री जी दर्शन करने। पूरा नवरात्र का पहला दिन है। हाँ, नवरात्र का दर्शन किया। पहले तो यहीं पर किए हैं ना, शैलपुत्री जी की हैं। कैसी मनोकामना है माता की? मनोकामना तो बहुत अच्छा है, जो मांगो तो मिलता है, करता है। मनोकामना उन्हीं का पहला दर्शन है। यहाँ पर पहला दर्शन है शैलपुत्री जी का। कोरोना काल से 2 साल तक मैं यहाँ पे नहीं आ पाई थी, लेकिन इस बार मैं पहले दिन पे 9 दिन दर्शन करने जाती हूँ। जहाँ जहाँ देवी जी है, जिस देवी का रहता है उसी दिन मैं जाती हूँ। तो आज ये पहला दिन है तो मैं यहाँ शैलपुत्री में आई हूँ और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का मंदिर और यहाँ का जो सिक्योरिटी है सब सही है, मेरे हिसाब से सही है। क्या मान्यता है प्रथम दर्शन के लिए? अब मान्यता तो अभी तो इतना मुझको जानकारी नहीं, लेकिन हाँ कि दर्शन करने से जो आप मांगेंगी वो तो है कि मिल जाएगा। इच्छा, अपनी इच्छा रखना है, अपनी श्रद्धा के अनुसार जो इंसान मांगता है सब मिलता है। आज शारदीय नवरात्र में माता शैलपुत्री का प्रथम दिन दर्शन होता है। इन्हीं के साथ साथ 9 देवी का 9 दिन दर्शन होता है। इस बार माता हाथी पर सवार होकर आई हैं और नौका पर इनका विदाई है, इसलिए सुख समृद्धि की बहुत आशा है कि देश में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नवरात्र के पर्व के पहले दिन गोरखपुर वो पहुंचे और माता के लिए 9 दिन का उपवास भी वो रखेंगे। व्रत का ये सिलसिला उनके गोरक्षापीठ में आगमन के साथ से ही ये 2.5 दशक से ज्यादा से जारी है और इसी कड़ी में सीएम योगी ने आज अस्त्र शस्त्र के साथ ही कलश शोभा यात्रा भी निकाली है और गूंजी नागफनी के ध्वनियों के साथ ही मंदिर परिसर में कलश शोभा यात्रा पूरी तरह से परंपरागत ढंग से निकाली गई और आगे आगे त्रिशूल लिए मंदिर के प्रधान पुजारी योगी और उनके पीछे अस्त्र शस्त्र और अन्य साधु संत भी नजर आए और साथ में संस्कृत विद्यापीठ के आचार्य और वेद पाठी छात्र मौजूद रहे हैं। घड़ी, घंट, शंख और नाथ संप्रदाय के विशेष वाद्य यंत्र नागफनी की गंज के साथ इस बीच कलश यात्रा भीम सरोवर पहुंची है और भीम सरोवर में भी सभी अस्त्र और शस्त्र को स्नान कराने और कलश भरने का अनुष्ठान भी पूरा हुआ है। शंख ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शोभा यात्रा वापस शक्ति मंदिर पहुंची है और कलश की स्थापना की गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ पूरी नवरात्र गोरखनाथ मठ के पहले तल पर ही प्रवास कर उपासना में वो लगे रहते थे। सीएम की बड़ी जिम्मेदारी के बाद सिर्फ प्रवास में बदलाव हुआ है। शेष पूजा आराधना का क्रम अनवरत ही जारी है। और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नवरात्रि के पहले दिन ही गोरखपुर वो नजर आए और सबसे पहले जंगल कोडिया के रसूलपुर चौकिया में आपको बता दें कि 10.16 करोड़ रुपए की लागत से बने महंत अवैधनाथ महाराज स्टेडियम और महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय में 5.80 करोड़ रुपए से निर्मित सभागार का लोकार्पण उन्होंने किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने 700 दिव्यांगों को उपयोगी संसाधन उपकरण भी प्रदान किए। सीएम योगी ने कहा कि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों पर प्रदेश की शक्ति और सामर्थ्य को प्रदर्शन करते हैं और इसे देखते हुए प्रदेश सरकार हर गांव में खेल मैदान, विकास खंड स्तर पर स्टेडियम और बड़ी संख्या में स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने और बड़े पैमाने पर खेल सुविधाओं को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप ही नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में हमारे खिलाड़ियों का योगदान भी सुनिश्चित हो सके।
स्टेडियम का निर्माण हो, खेल कूद की सुविधाएं बढ़े, स्पोर्ट्स हॉस्टल बने, अच्छे कोचेज को हम इसके साथ जोड़ें और राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में खिलाड़ियों के योगदान को भी हम इसके साथ जोड़ सकें। इस कार्यक्रम को आज आगे बढ़ाने के लिए मैं स्वयं जंगल कोडिया के सरसुलपुर चकिया गांव में आपके बीच में आया हूं। और रामपुर से सपा विधायक आजम खान को योगी की पुलिस पर अब भरोसा नहीं रहा है। खबर के मुताबिक आजम खान ने अपनी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को लौटा दिया और कहा है कि हमें तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। वहीं विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम खान के सभी सुरक्षा में लगे गनर्स बिना कुछ बताए ही गायब नजर आए हैं। सुरक्षा से लौटाए गए पुलिसकर्मियों ने रामपुर पुलिस लाइन के मामले को जानकारी उन्होंने दी है। आपको बता दें कि सपा विधायक आजम खान को प्रदेश सरकार से वाई श्रेणी की सुरक्षा के तहत 3 पुलिसकर्मी उनको मिले हैं, तो विधायक अब्दुल्ला आजम खान को एक गनर सुरक्षा के लिए दिया गया है। लेकिन जानकारी के मुताबिक 22 सितंबर को दिल्ली से सुरक्षाकर्मी को छोड़कर अब्दुल्ला आजम खान गायब हो गए और 23 सितंबर को आजम खान ने भी अपनी सुरक्षा में लगे 3 गनर्स को वापस लौटा दिया है। मामले में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था तब वापस दी जाएगी जब बुलाया जाएगा। माननीय विधायक आजम खान साहब के पास 3 गनर थे, उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। तीनों गनर ने आकर पुलिस लाइन में बताया कि 23 तारीख को वे दिल्ली में थे और गंगाराम हॉस्पिटल में मोहम्मद आजम खान साहब की सुरक्षा में लगे हुए थे। उन्हें वहाँ से कहा गया कि तुम लोग वापस रामपुर चले जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो तीनों गनर वापस आ गए हैं। उन्हें पुलिस में आज हम लोगों ने वापस कर लिया है। 2-3 दिन तक वो इंतज़ार करते रहे कि हो सकता है माननीय विधायक जी वापस लौट कर आए, लेकिन वो नहीं आए। तो आज हम लोगों ने तीनों गनर वापस कर लिए हैं और जब उन्हें ज़रूरत होगी या जब वो बुलवाएंगे तो हम उन गनर को भेज देंगे। और वहीं लखनऊ में विकास दुबे के भाई के ऊपर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश दुबे के मकान को सील कर दिया गया। लखनऊ के कृष्णा नगर क्षेत्र में विकास दुबे के भाई का घर मौजूद है और 297 वर्ग मीटर में यह घर बना हुआ है, जिसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। इस कार्रवाई के लिए कानपुर के डीएम ने आदेश दिया था और कार्रवाई के दौरान मौके पर चौबेपुर और कृष्णा नगर पुलिस भी मौजूद रही। और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राजस्थान कांग्रेस में चल रहे राजनीतिक घमासान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से टूट चुकी है, बिखर चुकी है और कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। साध्वी निरंजन ज्योति ने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास 2 राज्य बचे हैं, वो भी इस बार के चुनाव में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। आजम खान के पुलिस सुरक्षा वापस करने के सवाल पर साध्वी ने कहा कि जो आदमी बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है उसके लिए मैं क्या कह सकती हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, अब उस पर विश्वास नहीं करना ये एक अलग विषय है। ये तो कांग्रेस ही जवाब दे सकती है। कांग्रेस पूरी तरह टूट चुकी है, बिखर चुकी है। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। 2 राज्य बचे हैं, अगले चुनाव में वो भी खत्म हो जाएंगे। आजम खान ने सुरक्षा पूरी तरह हटा ली है, भरोसा नहीं उनके अब आजम खान के विषय पर तो जो आदमी अब बिल्कुल खत्म होने की कगार पर, उसके लिए तो नहीं बोल सकती, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। अब उन पर विश्वास न करना अलग विषय। क्या राहुल गांधी फिर अध्यक्ष बन सकते हैं क्या? ये तो कांग्रेस बताएगा, मैं नहीं बता। और कन्नौज में मलिकपुर ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर हिस्ट्री शीटर पर कार्रवाई की मांग की है और बताया जा रहा है कि एसपी को हिस्ट्री शीटर का आपराधिक रिकॉर्ड सौंपते हुए प्रार्थना पत्र देकर प्रधान प्रतिनिधि ने जान का खतरा भी बताया है। साथ ही हिस्ट्री शीटर तहसीन पर महिला के साथ में झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया और जांच कराकर मुकदमा खत्म कराने की मांग भी की है। और हाथरस के बागला जिला अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं ने आज धिक्कार दिवस मनाते हुए जमकर प्रदर्शन किया है। आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें 50 लाख का जीवन बीमा और ईएसआई की सुविधा दी जाए, जिसका पिछले कई महीने से रुका हुआ मानदेय का भुगतान भी करने की उन्होंने बात की है और हफ्ते में एक छुट्टी और त्योहारों पर भी छुट्टी उन्हें मिलनी चाहिए। राज्य सरकार से उन्होंने अपील की है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए। हम धिक्कार दिवस मना रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो
पूरी करी जाए। हमें काफ़ी दिनों से मानदेय नहीं मिल रहा है और हम बहुत परेशान हैं। 3-3 महीना का मानदेय बकाया है, वो हमें दिया जाए और हमारा फिक्स मानदेय किया जाए। हमारी राज्य सरकार से अपील है, एक वो रखते हैं सर, उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे लिए कुछ फिक्स करें और हमारे साप्ताहिक छुट्टी और त्यौहार की छुट्टी ये हमें दें और हमारा फिक्स मानदेय करें, जिससे हम अपने परिवार को चला सकें। सर हमारी एक ही मांग है, 2000 में दम नहीं, 21,000 से कम नहीं। हमारा एक ही नारा है, 21,000 से कम नहीं। और राजधानी लखनऊ के व्यवस्थम चौराहे बर्लिंगटन का नाम बदल दिया गया है। इस चौराहे को अब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल के नाम पर कर दिया गया है। इस चौराहे को अब अशोक सिंघल के नाम से जाना जाएगा। नवरात्रि के प्रथम दिवस के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के क्षेत्र के महामंत्री और अशोक सिंघल के साथ कार्य करने वाले चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश और महापौर संयुक्ता भाटिया ने कहा है कि वही महापौर संयुक्ता भाटिया ने बताया कि बर्लिंगटन चौराहे को लंबे समय से अंग्रेजी काल की दास्ता का प्रतीक माना जाता रहा है, जिसे अब बदलने की बात उन्होंने कही है। और आपको बता दें कि एक महिला ने आरोप लगाए हैं कि सड़क पर उसकी मुलाकात एक युवक से हुई थी, जिसे वो पहले भी 2 बार रात में देख चुकी थी। बातचीत के दौरान वो मेरा गाइड बन गया, महिला ने यह कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे शहर दिखाने वो लगा और तीसरे दिन हम दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में भी चले गए, जहां पर उसने मुझे बियर ऑफर की और उसमें कुछ मिला दिया, जिसे पीने के बाद उसकी तबीयत भी अचानक से खराब हो गई। एक फ्रांसीसी महिला के द्वारा थाना भेलूपुर में एक शिकायत कल दोपहर को दी जाती है, जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें शराब में कोई पदार्थ मिलाकर ऑफ़र किया। उसको पीने के उपरांत उनकी तबीयत बिगड़ गई, उनको लूज मोशंस और वॉमिटिंग की शिकायत हुई, जिसका उपचार उन्होंने एक स्थानीय चिकित्सक के यहाँ पे कराया। इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इस आशय के साथ इस महिला ने थाना भेलूपुर को इसकी जानकारी दी थी। तत्परता से हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत करके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और सर्विलांस के आधार पर इस संदिग्ध व्यक्ति की शिनाख्त कर ली। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ हम लोग की जारी है और शीघ्र ही जो विधि अनुरूप कार्रवाई होगी उसे हम लोग सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ चूँकि एक विदेशी महिला के साथ ये घटना घटित हुई है, तो उनके दूतावास को भी इसकी औपचारिक जानकारी हमारे स्तर से दी जा रही है। और पीएफआई के कार्यकर्ताओं का पुणे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर उनके समर्थन में आए आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी पर सूफी इस्लामिक बोर्ड ने देशद्रोह का मुकदमा चलाने की केंद्र सरकार से अब मांग की है। आपको बता दें कि कल पुणे में पीएफआई के किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद एक तरफा इसको लेकर देश की राजनीति भी गर्मा गई, तो वहीं देश की एजेंसियों ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने पीएफआई के उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता काशिम वारसी का कहना है कि यह देखने वाली बात होगी कि मुस्लिम युवाओं को कौन भड़का रहा है। उन्होंने आरजेडी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह कौन सी पार्टी है, उनके नेता को पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़ना चाहिए, उन्हें अपनी औकात पता चल जाएगी। हमारा नौजवान को कौन भड़का रहा है। अफसोस होता है कि राजनीतिक रोटियां खेलने के लिए हमारे नौजवानों पे मुकदमे लगवाए जा रहे हैं। हमें अफसोस होता है। हमारे नौजवानों को चेतना होगा, हमारे नौजवानों को जागना होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो हमारे देश में खड़े होकर हमारे नौजवान को आगे बढ़ा के उसे भड़का के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं। ये देशद्रोह में आता है। और लखनऊ के टौंजा में आज एक बड़ा हादसा हुआ। कुम्हारवा रोड पर गद्दीपुरवा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली की तेज रफ्तार ने ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी है और आपको बता दें कि जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई और इस हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 35 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे के दौरान मौके पर 4 लोगों ने दम तोड़ दिया था, जबकि 6 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। वहीं बाकी घायलों को केजीएम के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं सूचना मिलते ही क्षेत्रीय बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला भी मौके पर पहुंचे हैं और आपको बता दें कि इसके अलावा डीएम भी घटनास्थल पर पहुंचे और हर संभव उन्होंने मदद का भी भरोसा दिया है। और 8 महिलाएं ये बताई जा रही है मरने वालों में, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं। मृतकों को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से 4-4 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया गया है।
कस्बा गांव है, इकौंजा तहसील इकौंजा थाना के अंतर्गत। यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहे थे एक मंदिर में किसी आयोजन में, और इस जगह पर जो हम लोग खड़े हैं यहाँ पर उसकी दुखद रूप से वो पलट गई है, और उसमें कई लोग सुरक्षित बचा लिए गए गाँव वालों के सहयोग से, और कुछ लोगों की अस्पताल पहुंचने पर वहां पर पता चला कि कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 80,000 लाभार्थी बालिकाओं को पीएफएमएस के जरिए 323 करोड़ की धनराशि डिजिटल हस्तांतरण करने का काम किया है। और कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य और विभागीय सचिव हरिचंद्र सेमवाल के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बच्चियां भी मौजूद रही हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य की 80,000 बालिकाओं को 323 करोड़ रुपए की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण ये किया गया, जिससे निश्चित तौर पर बालिकाओं को उच्च शिक्षा में इसका फायदा भी मिलेगा। में जो आज धनराशि ट्रांसफ़र हुई है, उस धनराशि के ट्रांसफ़र होने से जहां प्रदेश की हमारी 80,000 से भी ज़्यादा जो बालिकाएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उन सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। और निश्चित रूप से उनकी बेहतरी के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे उनके भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए ये धनराशि उनके काम आएगी। और मैं सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ कि उनका सबका बेहतर भविष्य हो। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, शारदीय नवरात्र की भी मैं सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, अंकिता हमारी बेटी है, उत्तराखंड की बेटी है, उसके साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, जो घोर अन्याय, और मैं कहूँ कि बहुत जिसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितना भी खराब कहा जाए, उससे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हमने ये तय किया है कि इस घटना के बाद उत्तराखंड के अंदर एक नज़ीर बननी चाहिए, एक भविष्य के लिए एक खाका बनना चाहिए कि कोई भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति के बारे में कभी न सोचे। जब जब भी वो इस प्रकार के विचार किसी के मन में आए तो उसको वो घटना याद आए कि अंकिता हत्याकांड के बाद किस प्रकार से सज़ा मिली थी, किस प्रकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो इसलिए हमने अनुरोध किया है कि इसकी जो सुनवाई है अदालत में, वो फास्ट ट्रैक पर हो। और में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिवंगत अंकिता भंडारी के गांव वो पहुंचे हैं और उनके परिजनों से मुलाकात की है। साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी उन्होंने दिलाया है। वहीं ग्रामीणों ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। हरीश रावत ने कहा कि अंकिता पूरे प्रदेश की बेटी थी और उसे न्याय जरूर मिलेगा, आरोपियों को सजा जरूर होगी, उन्हें विश्वास है। ये रसूखदार व्यक्ति का बेटा जो है, जिसने हमारी संस्कृति को, हमारी इस देवभूमि की संस्कृति को कलंकित करने का प्रयास किया, एक बहादुर बेटी जिसने उसकी हवस का और उसके वीआईपी जिस गेस्टों का उसको एस्कॉर्ट करने के लिए अंकिता से कह रहा था, उनकी हवस के सामने झुकने से इनकार कर दिया, उसकी हत्या कर दी गई। तो उनको दंड दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट को देंगे और एविडेंसेस सारी जुटाई जानी चाहिए। हमको बड़ा इस बात की नाराजगी है कि 4 दिन सोशल मीडिया में सब चल रहा है, लेकिन 4 दिन अपराधी को गिरफ्तार करने में लग गए। 6-7 दिन बॉडी सबको मालूम था कि किस नहर में है, वहाँ से बाहर निकालने में लग गए और अभी भी पुलिस रिमांड नहीं लिया गया है। पोस्टमार्टम में लेडी डॉक्टर खड़ी नहीं की गई है। जो लापरवाहियों की और जानबूझ करके साक्ष्यों को मिटाने के लिए जिस प्रकार से बुलडोजर फेरने में जल्दीबाजी की गई है, तो ये सब चीज़ें चीख करके कह रही हैं कि इस पर सबको सजेश रह करके रहने की जरूरत है। और हरिद्वार पंचायत चुनाव सकुशल संपन्न हो गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि सभी 6 ब्लॉक्स में शाम 7 बजे तक कुल 80.36% मतदान हुआ है। शाम 7 बजे तक वो मतदाता शामिल हुए जो 5 बजे तक लाइन में लगे हुए थे। निर्वाचन अधिकारी ने यह भी कहा है कि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक ढंग से खत्म हुई है। मतदाताओं की भीड़ के होने के चलते तय समय से ज्यादा देर तक ये वोटिंग हुई है और चुनाव में 4,305 पदों के लिए 8,751 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब 28 सितंबर को होगा।
और देहरादून में कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल, विधायक मदन बिष्ट समेत कांग्रेस के सीनियर नेता मौजूद थे। अंकिता हत्याकांड पर बात करते हुए उन्होंने सवाल भी उठाया कि बिना रजिस्ट्रेशन के रिजॉर्ट कैसे चल रहा था। करण माहरा ने यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि मामले में सरकार बार बार बयान बदलती भी नजर आ रही है। आगे आरोप यह भी लगाया कि कई रसूखदार लोग लगातार रिजॉर्ट में आ रहे थे, जिसके लिए सबूतों को मिटाया गया। सवाल उठाते हुए यह पूछा है कांग्रेस ने कि पुलिस ने रिमांड लेने के लिए कोई एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई और बीजेपी की महिला नेत्रियों ने मामले में अभी तक कोई आवाज क्यों नहीं उठाई है। गणेश गोदियाल ने यह भी आरोप लगाया कि कौन वीआईपी था जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया गया था। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उस वीआईपी का नाम सार्वजनिक नहीं करेगी, कांग्रेस पूरी कार्रवाई को सही नहीं मानेगी। कि सरकार तो बुलडोजर भेज के वाहवाही लूट रही थी, फूल माला पहनने के लिए तैयार थी। ये हम ही ने तो कहा कि भाई ये सबूतों को नष्ट करने के लिए बुलडोजर भेजा गया है, और जो हमने समझा वहां जाकर वो बात हमने कही, और उसके बाद माहौल बदल गया। लोगों को लगा, फिर पहले तो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वाह 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 वाह, लेकिन जब हमने ये कहा, परसों जब मैं वहां गया और हमने ये बात कही कि ये तो सबूतों को नष्ट करने का कार्यक्रम चल रहा है, और तब लोगों के समझ में आया, तब लोगों ने कहा हाँ भाई ये बात सच है। सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, आग लगा दी। अब आपके अगले प्रश्न का है कि आप चाहते क्या हैं। हम ये चाहते हैं, निश्चित रूप में आपकी जो बात है, हम चाहते ये हैं कि चूंकि ये मामला इतना बड़ा गंभीर और हाई प्रोफाइल मर्डर केस है, मैं इस पर दोबारा इस वाक्य को रेखांकित कर रहा हूं कि हाई प्रोफाइल मर्डर केस है, इसलिए इसकी जांच कोई उत्तराखंड की एसआईटी नहीं बल्कि सीबीआई से कराई जाए। हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर मतदान किया गया, वही मतदान के साथ ही जीत को लेकर दावे भी होने लगे हैं। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि हमने 44 जिला पंचायत सदस्यों को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है, जिनको अच्छा रिस्पांस सबके सामने है। अभी तक पार्टी के संगठनात्मक 14 जिले थे, 5 जिले संगठन की दृष्टि से बढ़ाए गए हैं, अब 19 जिले पार्टी के हैं। 3 जिलों में, वैसे सभी 19 जिलों में पार्टी ने वरिष्ठ पदाधिकारियों की टीम भेजी थी राय जानने के लिए स्थानीय पार्टी के नेताओं की। 16 जिलों से राय लेकर के आ गए हैं हमारे वरिष्ठ नेता। 3 जिलों में 2-4 दिन के भीतर सभी से राय आ जाएगी, और यथाशीघ्र फिर जैसे कार्यकर्ताओं की राय है उसके आधार पर पार्टी के नेतृत्व के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। और हल्द्वानी में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में विजिलेंस कुमाऊं लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले 5 सालों में रिश्वत के 18 मामले ट्रैप किए गए हैं और इसमें सबसे ज्यादा कार्रवाई इसी साल हुई है, और जहां अब तक 6 मामले ट्रैप किए गए हैं, जिसमें कई अधिकारी भी शामिल हैं। एसपी विजिलेंस प्रहलाद मीणा ने बताया है कि कुमाऊं क्षेत्र में विजिलेंस की टीम ने पिछले 5 सालों में बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत मांगने की शिकायत पर 18 मामले ट्रैप कर रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को पकड़ा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बार 8 महीनों में रिश्वत के 6 मामले पकड़े गए हैं और आरोपियों के खिलाफ टीम मजबूती के साथ काम भी कर रही है, और 52% मामलों में आरोपियों को सजा भी हो चुकी है, जबकि कुछ मामलों में आरोपी बरी हो चुके हैं, जबकि कई मामले अभी भी न्यायालय में विचाराधीन हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।